49 साल बाद क्या फिर से आने वाली है भारतीय लोकतंत्र के लिए कयामत की रात। जी हां, 4 जून 2024 को देश के सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, मगर उससे पहले ही हार और जीत से ज़्यादा कयामत की रात की चिंता होने लगी है। सोशल मीडिया पर भर भर के इस पर बात हो रही है कि आखिर 4 जून की रात क्या होने वाला है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने सत्ता का जैसा रूप दिखाया है, उसे देखने के बाद किसी के मन में भी ये संदेह बड़ी आसानी से पैदा हो सकता है कि क्या नरेंद्र मोदी सत्ता का हस्तांतरण चुपचाप कर देंगे या फिर सब कुछ अपने चरित्र के अनुसार ही करेंगे। अंतिम चरण के चुनाव से पहले ही ये आशंकाएं आखिर क्यों पैदा हो रही हैं, इसके एक नहीं बल्कि 7 कारण मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं और ये 7 के सातों बेहद महत्वपूर्ण हैं। एकदम आसान भाषा में पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, मगर उससे पहले बता दूं, यदि आप में से कुछ लोगों को यह लग रहा हो कि नहीं प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे, जो भारत को विश्व गुरु बनाने चले थे वो इमरजेंसी जैसी परिस्थिति पैदा होने नहीं देंगे, जो खुद को दैवीय शक्ति बताते हैं वो देश के साथ दानवों जैसा काम नहीं करेंगे, तो आप शायद भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आज 2024 के परिणाम से पहले जो संदेह पैदा हो रहा है, जो आशंकाएं देश भर में उठ रही हैं, उनकी शुरुआत 2019 में ही हो चुकी थी। यानी 2019 में ही 2024 के बीज कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, जो आज पेड़ की शक्ल ले चुके हैं। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा देखिए। तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो आपको हिला देने के लिए काफी है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमारे पास न तो सेट का टेम्पो आता है, न ही इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई जुगाड़ है, इसलिए हमें आपके साथ की जरूरत है। आइए अब बातचीत शुरू करते हैं। अगले कुछ मिनट तक अपने दिल और दिमाग हमारे साथ जोड़ लीजिए तथा क्रमवार चीजों को सुनते जाइए। पिछले कुछ दिनों से, खासकर जब से छठे चरण का मतदान समाप्त हुआ है, देश भर में तमाम वरिष्ठ पत्रकार चर्चा कर रहे हैं कि 4 जून की रात क्या कयामत की रात होने वाली है। बातें यहां तक होने लगी हैं कि क्या नरेंद्र मोदी 4 जून को सत्ता हाथ से जाती हुई देख के इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। क्या इसमें सेना का भी कोई रोल हो सकता है। यानी तरह तरह की बातें पिछले कुछ दिनों से जनता के बीच चर्चा में हैं, सोशल मीडिया पर भर भर के चल रही हैं। तब आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि नरेंद्र मोदी तो हमेशा से इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का विरोध करते आए हैं, फिर वो कैसे लगा सकते हैं। यहां एक बात समझने वाली है, भक्तों के बीच और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बीच सालों से ये बात पहुंचाई जा रही है कि भारत में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और सभी चीजों को दुरुस्त करने के लिए एक तानाशाह की आवश्यकता है, यहां लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। इसके अलावा विपक्ष या फिर स्वतंत्र पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर जब भी सत्ता की तरफ से हमला हुआ तो ये बहाना दिया गया कि इंदिरा ने तो इमरजेंसी लगा दी थी, हमने इमरजेंसी थोड़ी ना लगाई है। यह अलग बात है कि पिछले 10 सालों में लाखों बार इस बात की चर्चा हुई कि भारत अघोषित इमरजेंसी में जी रहा है। दुनिया भर के कई संगठनों ने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात कही कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा, भारत को लोकतांत्रिक देश कहना गलत है। जिन लोगों को यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ये नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी वो नहीं कर सकते, थोड़ी तो नैतिकता होगी, उनके भीतर देश, संविधान और लोकतंत्र के प्रति कुछ तो भक्ति भाव होगा, कुछ तो दिखाएंगे। तो यहां पर मैं आपको पुरानी कुछ घटनाएं याद दिलाने जा रहा हूं, एक एक करके सुनते जाइए। इसके बाद वर्तमान के 7 कारण बताऊंगा जो ये समझने के लिए काफी हैं कि 4 जून की रात कयामत की रात कैसे हो सकती है, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, आशंकाएं क्यों उठ रही हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अचानक एक दिन कोई प्रधानमंत्री टीवी पर आकर देश की सबसे बड़ी करेंसी यानी 500 और 1000 के नोट को बंद कर देगा और इसी दौरान प्रधानमंत्री ये भी कहेंगे कि 50 दिन का समय दे दीजिए भाइयों बहनों, कहीं मेरी कोई गलती निकल जाए, कोई गलत इरादा निकल जाए तो आप जिस चौराहे पर बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। नोटबंदी के बाद ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से दुश्मनी मोल ली है, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे। क्या आपने भारत के किसी प्रधानमंत्री की जबान से ऐसी गिरी हुई बात कभी सुनी थी, ऐसा डर कभी देखा था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, राजीव गांधी का भी आसपास के देशों में महत्वपूर्ण दखल रहा, मगर कभी इन लोगों की जबान से यह नहीं निकला कि कोई उन्हें मार देगा, उन्होंने किसी से दुश्मनी ली है, जबकि दोनों ही मारे गए। नोटबंदी के बाद NRC CA को याद करिए, क्या आपने
आपने कभी सोचा था कि इस देश में धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी और विरोध करने वालों को मौत का शिकार होना पड़ेगा? क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में सवाल करने वालों को आतंकवादी, पाकिस्तानी और देशद्रोही तक बुला दिया जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर कहेंगे कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, और फिर वही रंजन गोगोई मोदी सत्ता के पक्ष में तमाम फैसले देते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद बना दिए जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा था? क्या आपने कभी सोचा था कि कृषि प्रधान देश में किसानों से बिना पूछे 3 कृषि कानून बना दिए जाएंगे? 1 साल से अधिक समय तक देश के लाखों किसानों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, 750 से अधिक किसानों की मौत हो जाएगी, किसानों की राहों में कीलें बिछा दी जाएंगी। जिन किसानों ने अपने खून पसीने की मेहनत से देश का पेट पाला, उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी बुलाया जाएगा, पाकिस्तानी बुलाया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा था कि अपना हक मांगने वाले किसानों पर सत्ता कथित रूप से गोली चला देगी और किसानों की मौत हो जाएगी? क्या आपने कभी सोचा था कि अपनी जान हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने वाले नौजवानों को 4 साल के भीतर रिटायर कर दिया जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि देश का कर्ज मिटाने के नाम पर सत्ता में आए लोग देश पर 3 गुना कर्ज चढ़ा देंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि 410 का मिलने वाला सिलेंडर 1200-1300 रुपए में बिकने लग जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि सस्ता डीजल पेट्रोल दिलवाने के नाम पर सत्ता हासिल करने वाले डीजल पेट्रोल के दाम 1.5 गुने से भी ज्यादा कर देंगे, वो भी तब जब उसकी कीमत 1.5 गुना कम होनी चाहिए? क्या आपने कभी सोचा था कि विदेशों से काला धन वापस लाकर देश की जनता को 15-15 लाख बांटने का वादा करने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदे का धंधा चलाएंगे, जांच एजेंसियों को माफिया के गुर्गे की तरफ बनाकर छोड़ देंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि भारत की अदालतों पर लोगों का भरोसा इतना कम हो जाएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि कोविड के दौरान लोगों को बचाने के नाम पर चंदा लिया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री पीएम केयर के नाम पर भयंकर लूट करके सारा चंदा खा के बैठ जाएंगे, हिसाब मांगने पर कहेंगे कि ये सब प्राइवेट है, हिसाब नहीं दे सकते? क्या आपने कभी सोचा था कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों में विपक्षी पार्टियों को तोड़फोड़ के खुलेआम लोकतंत्र का नंगा नाच दिखाया जाएगा और इन सब में सुप्रीम कोर्ट भी लोकतंत्र के साथ दुष्कर्म होते हुए देखता रहेगा? न सिर्फ देखता रहेगा बल्कि उनके साथ खड़े होते हुए भी नजर आएगा? क्या आपने कभी सोचा था कि जो लोग चीन को लाल लाल आंख दिखाने की बात करते थे, वो चीन द्वारा भारतीय जमीन के 4100 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा कब्जा करने के बाद भी चुपचाप रहेंगे, उसको छुपाएंगे? लाल आंख दिखाना तो बहुत दूर की बात है, 20 जवानों की शहादत पर भी कह देंगे कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, और इसके बाद भी मेजर शैतान सिंह के स्मारक को तोड़ देंगे क्योंकि चीन को जमीन चाहिए? क्या आपने कभी सोचा था कि मणिपुर जैसा एक राज्य 13 महीने तक लगातार चलता रहेगा, करगिल का युद्ध लड़े जवान की पत्नी को नंगा करके घुमाया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री मणिपुर से भागते रहेंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि इस देश का प्रधानमंत्री बेरोजगारी, महंगाई का आंकड़ा छोड़कर खुद को दी गई गालियों का आंकड़ा जुटाकर रखेगा? क्या आपने कभी सोचा था कि भारत के प्रधानमंत्री हर दिन दर्जनों की संख्या में झूठ बोलेंगे, बेमतलब रोएंगे, बकवास करेंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि इस देश का करोड़ों अरबों का गोदी मीडिया और उसके सैकड़ों लपड़झंडिस सत्ता के जूतों में रेंगेंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि अचानक से जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जाएगा, यानी उसमें संशोधन किया जाएगा और उसका रिजल्ट एकदम विपरीत होगा, और इतना विपरीत हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने में भी डर लगेगा, दुम दबाकर भाग जाएगी? क्या आपने कभी सोचा था कि पुलवामा की घटना में हमारे 40 जवान शहीद होंगे और 5 साल बीतने के बाद भी कोई जांच नहीं होगी? क्या आपने कभी सोचा था कि विपक्षी नेताओं और तमाम अधिकारियों के फोन में पेगासस जैसा कोई जासूसी सॉफ्टवेयर घुसा दिया जाएगा? बताइए, क्या आपने इनमें से कभी भी कुछ भी सोचा था? नहीं सोचा था ना, मगर ये सब कुछ हुआ। आप सोचे ना सोचे, मगर करने वालों ने कर दिया, और ये सब कुछ अपनी कुर्सी बचाने के लिए हुआ। चाहे साल 2016 की नोटबंदी हो, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का कांड हो, चाहे पीएम केयर फंड की लूट हो, चाहे पेगासस की जासूसी हो, चाहे राफेल का भ्रष्टाचार हो, या फिर चाहे 3 कृषि कानून ही क्यों ना हो। सोचिए, 750 से अधिक किसानों की मौत हो गई। किसानों ने गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम को झेला। उनकी बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया, राशन पानी बंद कर दिया गया, तरह तरह से गालियां दी गई, उन पर हमले किए गए। राकेश टिकैत के आंसू तो आपको याद ही होंगे, मगर इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी का कलेजा नहीं पसीजा। उन्हें किसानों का दुख समझ में नहीं आया, उन्हें सिर्फ अपना दुख समझ में आया जब साल 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आ गया और लगा कि किसानों की बगावत से कहीं कुर्सियां हिल न जाए, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता नहीं रही तो 2024 में कुर्सी पाना और मुश्किल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात जब तक कुर्सी पर नहीं आ जाती, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की तरफ सीधी नजर से देखा तक नहीं,
और लगभग 1 साल बाद कैमरे पर आकर किसानों से माफी मांगते हैं। इसके बावजूद जो वादे करते हैं वो वादे पूरे नहीं करते। अब सोचिए, माफी यदि दिल से मांगी होती तो जो वादे थे वो पूरे किए गए होते। किसानों से माफी मांगना, किसी कानूनों को वापस लेना भी पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट ही था। किसानों के लिए लिया गया कोई एक्शन नहीं था। इतिहास में बहुत सारी सरकारें हुई, हर एक सरकार राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर बहुत सारे काम करती है, मगर ऐसा नहीं है कि हर एक कार्य में राजनीतिक नफा नुकसान ही देखा जाए और कुछ भी नहीं। जबकि यदि आप नरेंद्र मोदी की सत्ता को देखेंगे तो इन्होंने हर एक काम को राजनीतिक फायदे के लिए ही किया। जो आपको जनता के लाभ में काम दिखेंगे उसके पीछे भी बड़ा राजनीतिक कांड दिखेगा, फायदा दिखेगा। इस वक्त आपके ध्यान में मुफ्त राशन आ रहा होगा, मगर याद करिए मुफ्त राशन देकर किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार देश के गरीबों के सर पर एहसान लाद रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तुमको मुफ्त का खाना खिलाया है, वोट नहीं दोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। यानी राशन खाकर अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो पाप मिलेगा क्या? इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास हो या फिर शौचालय जैसी कोई भी योजना, यदि आपको मोदी सरकार का कोई लाभ मिला है तो आपका नाम लाभार्थियों की सूची में डाल दिया गया है। बसों ट्रकों में भर भर के लाभार्थियों को रैलियों में बुलाया जाता है, नारे लगवाए जाते हैं। यानी एक छोटा सा भी कदम मोदी सत्ता का ऐसा नहीं है जिसके पीछे राजनीतिक नफा नुकसान न हो। पिछले 10 सालों में मोटा मोटी कुछ कर्मों को देखकर आपने इतना अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती कि वो इस स्तर तक नहीं जा सकते या फिर वो उस स्तर तक नहीं गिर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। और वो खुद ही कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी आप उनके किसी भी एक्शन को लेकर ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या क्या कर सकते हैं। यानी अभी 2024 के चुनाव परिणाम से ठीक पहले जब ये चर्चा हो रही है कि 4 जून को भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, भाजपा तो छोड़िए एनडीए भी सत्ता से दूर नजर आ रही है। यदि ये सब कुछ ईमानदारी से रहा तो, और यदि एनडीए सत्ता से दूर हो रहा है तो क्या नरेंद्र मोदी चुपचाप कुर्सी छोड़ देंगे? इसके कई जवाब अभी हमने आपके सामने रखे हैं। शॉर्ट में 2002 का गुजरात और 2024 का मणिपुर याद कर लीजिए, उसकी कहानी को याद कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि कुर्सी कितनी जरूरी है और कुर्सी के लिए कोई भी कुर्बानी दिलवाई जा सकती है, दी नहीं जा सकती है, दिलवाई जा सकती है। एक और बात, शुरुआत में मैंने ये क्यों कहा कि साल 2019 से ही कुछ संदेहास्पद चीजें सामने आने लगी थी। साल 2019 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सामने आया। इसके बाद आपको याद है कि देश में महामारी फैली हुई थी, पूरी दुनिया महामारी की चपेट में थी। एक तरफ नरेंद्र मोदी महामारी से देश को बचाने के लिए कोई कार्य करने से पहले ही, कोई एक्शन लेने से पहले ही, पैसा खर्च करने से पहले ही झोली फैला चुके थे। पीएम केयर के नाम पर देश और दुनिया से भर भर के चंदा बटोरना शुरू कर चुके थे। और दूसरी तरफ उसी दौरान 20,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा था। नई संसद से लेकर पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन और न जाने क्या क्या बनाने की बातें चल रही थी। प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। अब जरा सोचिए, जिस वक्त आपके परिवार में भयंकर बीमारियां हो रही हों, लोग खड़े खड़े चलते फिरते मर रहे हों, देश की एक बड़ी आबादी सड़क पर हो, उसे शहरों से घरों तक जाने के लिए कोई साधन न मिले, लोग खाने को मुहताज हों, दवाइयां न मिले, ऑक्सीजन न मिले और खुद प्रधानमंत्री देश की जनता से चंदा वसूल रहे हों, उसी वक्त वही प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य करवा रहे हों, तो क्या आपको इसमें कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगता? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि महामारी के दौरान ही नई संसद का निर्माण करना जरूरी था? नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की बड़ी संख्या बैठ सकती है और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं इसके बारे में। मगर बहुत सारे लोग ये भी संदेह जताते हैं कि नई संसद और सेंट्रल विस्टा के बारे में जो बताया गया है हो सकता है उतना ही न हो। बहुत सारी ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो लोगों के बीच नहीं रखी गई हों या छुपाई गई हों। मेरे पास इसे लेकर कोई प्रमाण नहीं है, मगर चूंकि नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यकाल, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, बहुत सारे संदेहों से भरा पड़ा है। इनका कोई भी कदम यूं ही नहीं हुआ, उसका कोई ना कोई लिंक कुर्सी से जरूर होता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ देश में सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है, यानी लोकसभा का चुनाव। कुछ महीने पहले तक कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आ सकती है। हालांकि मैंने करीबन 1 साल पहले ही 2019 का आकलन करके और वर्तमान के मुद्दों का आकलन करके ये बात कहा था कि 300 का आंकड़ा बीजेपी कभी नहीं छू पाएगी, क्योंकि इस बीच बहुत पानी बह चुका है, बहुत सारे मुद्दे भाजपा के खिलाफ जा चुके हैं। मगर फिर भी लोगों को मंदिर से उम्मीद थी। राम मंदिर की हवा भी 10 दिन में समाप्त हो गई।
और आज की स्थिति ये है कि ईमानदारी से आकलन करने वाले बीजेपी को 200 से 225 के बीच ही रोक दे रहे हैं। और ये सब भी तब है जब बीजेपी के पास भर भर के पैसा है, गोदी मीडिया, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और तमाम जांच एजेंसियां हैं, और भी बहुत कुछ है जो हमारे आपके सामने नहीं है। इसके बाद भी बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी बीच खबर आती है कि संसद भवन की सुरक्षा सीआरपीएफ से वापस लेकर सीआईएसएफ को दे दी गई है। यानी जिस संसद की सुरक्षा में अब तक सीआरपीएफ के 1400 जवान तैनात थे, उन्हें हटा दिया गया और अब दोगुने से भी ज्यादा संख्या में यानी 1400 की जगह 3500 से अधिक सीआईएसएफ के जवानों को संसद की सुरक्षा में लगा दिया गया है। यहां ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ के काफिले पर ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमला हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत हुई। अब संसद की सुरक्षा बढ़ाने और बदलने के पीछे कारण बताया गया है कि 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक हुई थी। जो कुछ लोग पोस्टर बैनर लेके और रंगीन धुआं उड़ाने संसद में पहुंच गए थे, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मगर सवाल यह है कि अब तो जो नई सरकार बनेगी उसके बाद ही संसद में बैठकी होगी, तो फिर चुनाव के बीच सुरक्षा को लेकर इतना बड़ा बदलाव क्यों किया गया? और चूक दिसंबर में हुई थी तो अब तक 5 महीने बीत चुके हैं, अब तक ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसीलिए इस एक्शन को संदेह के रूप में देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी वजह से संसद को और ज्यादा सुरक्षित किया गया है कि कहीं जनता बगावत न करे। कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोर हमेशा एक्स्ट्रा सेंसिटिव मोड में रहता है, यानी जिन चीजों को आम आदमी इग्नोर कर देता है, चोर उन्हें इग्नोर नहीं करता, वो हमेशा चौकन्ना रहता है। क्या इधर भी कोई चोर है जो चौकन्ना हो रहा है? एक तरफ तो मोदी सत्ता दावा करती है कि उसके सरकार में देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, देश के भीतर कहीं कोई हमला नहीं होता, कोई बम नहीं फूटता। दूसरी तरफ संसद को लेकर इतनी गहरी चिंता, वो भी चुनाव के बीच, आखिर क्यों हो रही है? आपको याद होगा जब धारा 370 में बदलाव किया गया तो कई दिन पहले से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आवागमन बड़े स्तर पर शुरू हो गया था। खूब सारी हलचल थी, लोगों को संदेह पहले ही हो चुका था कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, मगर चीजें खुलकर सामने नहीं आई थी। कुछ वैसी ही कहानी एक बार फिर से नजर आ रही है। संदेह का दूसरा कारण है भारत के आर्मी चीफ को रिटायरमेंट से 6 दिन पहले 1 महीने का एक्सटेंशन देना। 6 दिन पहले 1 महीने का। और सोचिए, भारत में इस वक्त चुनाव चल रहा है, खाली 1 महीने के लिए सेना के चीफ को एक्सटेंशन देने का क्या तुक बनता है? जबकि किसी सेना का मुखिया कौन होगा इसे सत्ता निर्धारित नहीं करती, उनके सीनियरिटी पर निर्भर करता है। इसलिए सवाल हो रहा है कि आखिर सेना के मुखिया को रिटायरमेंट से 6 दिन पहले 1 महीने का एक्सटेंशन क्यों दिया गया है? तीसरा बड़ा कारण है डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि हाल ही में उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। आखिर चुनाव परिणाम से ठीक पहले ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि उधर सेना के मुखिया को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और इधर डीआरडीओ के मुखिया को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया, जबकि नई सरकार बनने के बावजूद कई हफ्ते तक उनका कार्यकाल था। उधर हाल ही में खबर आई कि केंद्र सरकार के भीतर 5 बड़े अधिकारियों को इधर से उधर भेजा गया, यानी उनका ट्रांसफर किया गया। सवाल यह है कि यह भी चुनाव के आखिरी चरण के आसपास क्यों हो रहा है? यदि मोदी सत्ता को मालूम है कि वो सरकार में आ ही रहे हैं तो फिर चुनाव परिणामों के बाद भी ये काम हो सकता था। और यदि ये संदेह हो चुका है कि जा रहे हैं तो फिर इस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। नई सरकार आकर कभी भी हटा सकती है, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। तो सवाल यह है कि इस वक्त में ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब अगला तथा सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि भारत के चुनाव आयोग के मुखिया यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को Z+ सुरक्षा दी गई। क्यों दी गई? बताया जा रहा है कि भारत के इतिहास में आज तक कभी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को Z+ सुरक्षा नहीं दी गई थी, जबकि इस देश में TN सेशन जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी रहे, जिन्होंने न सिर्फ देश के नेताओं, राजनीतिक दलों, बल्कि देश की जनता को भी एहसास करा दिया कि निर्वाचन आयोग क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसकी शक्तियां क्या है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ भारत सरकार लिखने पर भी आपत्ति जता दी थी और सरकार से कहा कि आप हमारे साथ भारत सरकार मत लिखिए, हम भारत सरकार का हिस्सा नहीं हैं, हम भारत सरकार से अलग हैं, क्योंकि हम भारत सरकार को चुनने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। यानी एक से बढ़कर एक मजबूत रीढ़ वाले निर्वाचन आयुक्त हुए, मगर किसी को Z+ सुरक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ी। सवाल यह है कि राजीव कुमार से जो वर्तमान में चुनाव आयोग के मुखिया हैं, मोदी सत्ता ऐसा कौन सा कांड करवाने जा रही है या करवा रही है जो उनकी जान को खतरा है, और खतरा है तो किससे? जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है तब से आप देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। उनके तमाम नियमों कानूनों का उल्लंघन लगातार भाजपा
के नेता और स्वयं नरेंद्र मोदी भी करते आ रहे हैं। एक नहीं 100 बार नहीं बल्कि हजारों बार चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, मगर भाजपा के विरोध में उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने अब तक कोई एक्शन मजबूती से नहीं लिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता यदि छोटी सी भी गलती कर दें तो चुनाव आयोग के कान खड़े हो जाते हैं, तुरंत नोटिस जारी हो जाता है। आपने ये भी देखा कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव के बाद फाइनल वोटर टर्नआउट देने में चुनाव आयोग को 11 दिन का समय लगा और दूसरे चरण के बाद 4-4 दिन का समय लग रहा है। इसके साथ ही इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग ने पूरी संख्या नहीं बताई। काफी दिनों बाद जब विरोध हुआ तब एब्सोल्यूट नंबर सामने रखा गया। महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि सिर्फ प्रतिशत में चुनाव का आंकड़ा देना अपने आप में चौंकाने वाला था। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह हो गई कि जो काम 24 घंटे में होता था उसे होने में 11 दिन लगे। इसके साथ ही 6% के आसपास वोट बढ़ भी गए। शुरुआत के 4 चरण में ही बताया गया कि 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ गए, यानी हर एक सीट पर 28,000 से अधिक वोट बढ़ गए। दूसरी तरफ उड़ीसा के मात्र 5 सीटों पर ही हर एक सीट पर औसतन 94,000 वोट बढ़ गए। लगातार चारों तरफ चर्चा हो रही है कि चुनाव आयोग भाजपा के कब्जे में है और किसी भी रूप में वो बीजेपी को सत्ता सौंप सकता है। लोगों के मन में ये आशंकाएं हैं और ये आशंकाएं यूं ही नहीं हैं। आप देखिए, YouTube पर हमने देश की जनता से 6 दिन पहले यह सवाल किया था कि 2024 के चुनाव में क्या चुनाव आयोग ईमानदार और निष्पक्ष दिख रहा है। 59,000 से अधिक लोगों ने वोट किया और 97% लोगों का कहना है कि नहीं, यानी ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और ईमानदार बिल्कुल नहीं है। और लोगों का यह मानना किसी भी रूप में अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरीके से 7 चरण में चुनाव की घोषणा की गई, पहले चरण में 102 सीटें, इसके बाद लगातार 90 से अधिक सीटें और फिर अचानक से 5वें चरण में सिर्फ 49 सीटों पर चुनाव होता है। 6वें तथा 7वें चरण में 57 सीटों पर चुनाव होता है। ये सारी चीजें अपने आप में संदेहास्पद हैं, क्योंकि जो चुनाव आयोग एक साथ 102 सीटों पर चुनाव करवा सकता है वो 5वें चरण में आधे से भी कम सीट पर चुनाव क्यों करवाता है? इतने लंबे समय तक चुनाव को क्यों खींचा जा रहा है? इसके अलावा जब चुनाव आयोग से फॉर्म 17C का आंकड़ा मांगा गया, जो कि उसके पास पूरी तरह से उपलब्ध है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोल दिया। कथित रूप से कह दिया कि जनता को हम फॉर्म 17C इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है, हम बाध्य नहीं है। जबकि इस देश में RTI भी है और चुनाव नियमावली खुद ही कहती है कि चुनाव से संबंधित कोई भी कागजात यदि डिमांड की जाती है तो चुनाव आयोग उसे सामने रखेगा। यानी अब तक का चुनाव आयोग का जो रवैया है वो पूरी तरह से पक्षपाती और चुराने छुपाने वाला रहा है। अब लोगों के मन में यह संदेह है कि जिस तरीके से करोड़ों की संख्या में वोट बढ़ रहे हैं, जगह जगह EVM को लेकर तमाम शिकायतें आती हैं, विपक्ष के वोटरों को रोकने की शिकायत रहती है, भाजपा के लोगों द्वारा बूथ कैप्चरिंग की शिकायत आती है। क्या इन सब के बाद 4 जून यानी परिणाम के दिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई और बहुत बड़ा खेला किया जा सकता है, जिसके बाद डर है कि देश की जनता कहीं बगावत पर न उतर जाए, लोग सड़क पर न आ जाए और चुनाव आयोग तथा उसके अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर कोई संकट न पैदा हो जाए और फिर चुनाव आयोग के मुखिया लगातार सत्ता के पक्ष में काम करें, उन्हें अपनी जान का खतरा न रहे, कोई डर न रहे, इसके लिए पहले से ही उन्हें सुरक्षा दे दी जाए। आखिर देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं जिसके कारण उन्हें Z+ सुरक्षा देने की जरूरत पड़ी? इस तरह के तमाम सवाल लगातार अशोक वानखेड़े जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो सालों से राजनीति को देखते आए हैं, समझते आए हैं, वो उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, आजकल आप देख रहे होंगे 6ठे चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की रैलियां कम हो गई हैं। इस बीच कुछ दिन उन्होंने बाहर आना जाना छोड़ दिया, सिर्फ मीटिंग में हिस्सा लिया, जबकि अब से पहले किसी भी चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा करते हुए नहीं देखा गया, बहुत कम देखा गया। वो जगह जगह चुनावी रैली करते हैं, पार्टी की मीटिंग करते हैं, मगर इस समय मीटिंगों का स्तर और मीटिंग में मौजूद लोग बिल्कुल अलग हैं। इन सारी चीजों को देखकर लगातार लोगों के मन में संदेह है कि आखिर 4 जून को क्या होने जा रहा है। एक बार फिर से बता दूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मगर किसी भी व्यक्ति के चारित्रिक इतिहास को देखकर उसके भविष्य के एक्शन के बारे में अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। और फिर नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हो। अब बताइए, किसने सोचा था कि नरेंद्र मोदी अपनी जबान से ही कह देंगे कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, यानी अपने माँ बाप से पैदा नहीं हुए, उनको लगता है कि उनको भगवान ने भेजा है। क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की थी? अब कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में अपने गठबंधन के साथ भी 250 का आंकड़ा पूरी करती हुई नहीं दिख रही है। इन्हीं चीजों को देखकर लोगों को संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी या तो विपक्षी गठबंधन को तोड़ने की प्लानिंग में लगी हुई है या फिर कोई न कोई ऐसा प्लान है जिससे चुनाव हारे या जीते सत्ता बरकरार रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी भी रूप में सत्ता अपने हाथों से जाते हुए देख नहीं सकते। ये उनका इतिहास बताता है, राजनीतिक इतिहास बताता है, ये 2002 का गुजरात बताता है, ये मणिपुर का हालात बताता है। और अभी 1-2 सप्ताह पहले ही जब
इस तरह की कहीं कोई चर्चा नहीं थी, कोई खुलकर ऐसे किसी संदेह पर बात नहीं कर रहा था। मैंने लाइव वीडियो में कहा था कि ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो, मगर 4 जून के बाद की तस्वीर बड़ी भयावह नजर आ रही है। तरह तरह की बातें मन में आ रही हैं कि कहीं एक बार फिर से देश की जनता को सड़क पर न उतरना पड़े, किसी आंदोलन को रूप न देना पड़े। मगर फिर एक बार कह दूं, शांति में ही देश का भला है, शांति से ही कोई देश कोई समाज आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं, आप भी उम्मीद बनाए रखिए कि सब कुछ शांति से ही निपट जाए। बाकी लोकतंत्र में संदेह होना, आशंका पैदा करना और चर्चा करना, सवाल करना बेहद जरूरी है, ताकि ताकतवर लोग तानाशाह न बन जाएं। क्या आपको भी संदेह है कि 4 जून की रात कयामत की रात हो सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। यदि पहली बार देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।